जब मैंने नवंबर 2014 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभाला तो मुझे एक ऐसा मंत्रालय मिला जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में उलझा हुआ था। सालों से हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने के महत्वपूर्ण फैसले अटके हुए थे। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के कारण मेरी सोच बहुत एनालिटिकल थी। मैं एक आम नेता नहीं था। मैं साउथ ब्लॉक में एक इंजीनियर की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर आया। मैं सिर्फ बातों में नहीं, काम करने में विश्वास रखता था। आपको पता है, मेरा फेमस सेइंग था, मैं ज्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। ये मेरी प्रैक्टिकल और रिजल्ट्स ड्रिवन सोच को दिखाता है। इस सिंपल फिलॉसफी ने भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत की। मेरा कार्यकाल हालांकि छोटा था, 2017 तक चला, लेकिन यह भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड्स में से एक बन गया। मैंने जल्दी ही मुख्य चुनौतियों को पहचान लिया। आउटडेटेड इक्विपमेंट, धीमी प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस और विदेशी सप्लायरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। मैं समझ गया था कि एक मजबूत देश को एक मजबूत आत्मनिर्भर सेना की जरूरत है। मैंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो न केवल बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदे बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी बनाए और विकसित करे। यह विजन सिर्फ हथियार खरीदने के बारे में नहीं था, यह एक पावरफुल डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने के बारे में था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सुरक्षित करेगा। मेरा अप्रोच बहुत ही सीधा था। मैंने अटके हुए प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को गहराई से समझा, अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज का उपयोग करके ऐसे समाधान खोजे जहां दूसरों को सिर्फ बाधाएं दिखती थीं। मैं स्टेटस क्वो को चुनौती देने या बोल्ड डिसीजंस लेने से नहीं डरता था, अगर वे देश के हित में थे। यह मेरे द्वारा बड़े डिफेंस एक्विजिशंस को संभालने में स्पष्ट था, जो सालों से अटके हुए थे। मैंने मंत्रालय में अर्जेंसी और पर्पस की एक नई भावना पैदा की और मैं अपनी सेनाओं को अपनी सीमाओं की रक्षा करने और वैश्विक मंच पर अपनी राष्ट्र की ताकत दिखाने के लिए बेस्ट टूल्स से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध था। मेरे नेतृत्व ने भारत के डिफेंस फ्रेमवर्क में एक क्रांति की नींव रखी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को ओवरहॉल करने से लेकर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक मेरी पहल कॉम्प्रिहेंसिव और दूरगामी थी। मैं समझ गया था कि ट्रू सिक्योरिटी उन्नत विदेशी टेक्नोलॉजी और एक मजबूत घरेलू उद्योग के कॉम्बिनेशन से आती है। यह ड्यूअल फोकस मेरे कार्यकाल की पहचान बन गया और इसने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के अप्रोच को पूरी तरह से बदल दिया। मैं हर मायने में एक नए, अधिक कॉन्फिडेंट और केपेबल इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का आर्किटेक्ट था, जिसने एक ऐसा रास्ता तय किया जो आज भी हमारी राह को परिभाषित करता है। शायद मेरे डिसाइसिव लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण राफेल फाइटर जेट डील पर 6 साल के डेडलॉक को तोड़ने में मेरी भूमिका थी। भारतीय वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमानों की गंभीर कमी का सामना कर रही थी, फिर भी 126 जेट विमानों की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मतभेदों और प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसी हुई थी। मैंने स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि ओरिजिनल टेंडर कानूनी रूप से सही नहीं था और इससे एंडलेस डिलेज होंगे। मैंने तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को पहचाना, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया से ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। मेरी स्पष्टता और साहस ने सालों की अनिर्णय को समाप्त कर दिया। फेलिंग टेंडर को बचाने की कोशिश करने के बजाय मैंने एक बोल्ड और इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रस्तावित किया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरानी प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने की सलाह दी। इसके बजाय मैंने फ्रांस के साथ सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने की सिफारिश की, ताकि 36 राफेल जेट विमानों को फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदा जा सके। यह प्रैग्मेटिक अप्रोच भारतीय वायुसेना को बहुत जरूरी विमान जल्दी से प्राप्त करने में मदद करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के बारे में कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस को बाईपास करेगा, जिसने ओरिजिनल डील को रोक दिया था। यह स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें तत्काल ऑपरेशनल रेडीनेस को प्राथमिकता दी गई थी। फ्रांस के साथ बातचीत बहुत इंटेंस थी। फाइनेंस की अपनी गहरी समझ के साथ मैंने शुरू में दी गई कीमत से बेहतर कीमत पर जोर दिया। मैं एक टफ नेगोशिएटर था,
यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत को सबसे अच्छा मूल्य मिले। प्रक्रिया को तेज करने के लिए मैंने एक इंजीनियस स्ट्रैटेजी तैयार की। मैंने प्रधानमंत्री को फाइनलाइज्ड प्राइस के बिना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। इससे प्रोक्योरमेंट आगे बढ़ सकी, जबकि कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी अपना काम जारी रखी। यह अनकन्वेंशनल मूव महत्वपूर्ण था, जिसके कारण जनवरी 2016 में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। राफेल डील को संभालने में मेरा तरीका पॉलिटिकल विल, डिप्लोमेटिक स्किल और फाइनेंशियल एक्यूमेन का एक अनूठा मिश्रण था। मैंने न केवल भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट हासिल किया, बल्कि स्विफ्ट और ट्रांसपेरेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए एक नया टेम्पलेट भी स्थापित किया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट का विकल्प चुनकर मैंने बिचौलियों को खत्म करके भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया, जो पिछली डिफेंस डील्स में एक लगातार मुद्दा था। मेरे कार्यों ने हमारे पायलटों को एक फॉर्मिडेबल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट प्रदान किया, जिसने भारत की एयर सुपीरियरिटी को काफी बढ़ाया और अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में एक स्पष्ट संदेश दिया। वायुसेना को आधुनिक बनाने के अलावा मैंने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में अविश्वसनीय दूरदर्शिता दिखाई। मैंने रूसी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम के अधिग्रहण का समर्थन किया, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर के रूप में पहचाना। कई शॉर्ट और मीडियम रेंज सिस्टम्स खरीदने के बजाय मैंने एक सिंगल इंटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज शील्ड के लिए तर्क दिया, जो भारतीय हवाई क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों की रक्षा कर सके। मेरे विश्लेषण से पता चला कि यह सिंगल परचेज अधिक प्रभावी होगा और देश के हजारों करोड़ बचाएगा, जिससे यह एक स्ट्रैटेजिक और फिस्कली प्रूडेंट डिसीजन बन गया। S-400 को प्राप्त करने का रास्ता जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से भरा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 60 कानून के तहत कड़ा विरोध जताया और प्रतिबंधों की धमकी दी। हालांकि मैं दृढ़ रहा, भारत के खुद की रक्षा करने के सॉवरेन राइट को प्राथमिकता दी। मैंने इंटेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर को कुशलता से संभाला, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया। मेरे दृढ़ विश्वास ने सुनिश्चित किया कि डील आगे बढ़े, जिसका परिणाम अक्टूबर 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस बोल्ड मूव ने एक स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जहां भारत की रक्षा जरूरतों को अन्य देशों के हितों द्वारा तय नहीं किया जाएगा। इस निर्णय की बुद्धिमत्ता बार बार साबित हुई है। मई 2025 में जब ड्रोन्स और मिसाइल्स की एक हॉस्टाइल बराज ने प्रमुख उत्तरी शहरों को निशाना बनाया, तो यह भारत का S-400 सिस्टम था, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया था, जिसने सफलतापूर्वक खतरे को बेअसर कर दिया। इस घटना ने सिस्टम की प्रभावशीलता का अनडिनाइबल प्रूफ प्रदान किया और मेरे विजनरी चॉइस को मान्य किया। S-400 हमारे एयर डिफेंस नेटवर्क की रीढ़ बन गया है, जो फाइटर जेट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल्स तक 400 किलोमीटर तक की दूरी पर सब कुछ एंगेज करने में सक्षम है, जिससे हमारे आसमान पर लगभग एक इम्पेनिट्रेबल शील्ड बन गया है। अगस्त 2025 तक 5 अनुबंधित S-400 रेजिमेंट्स में से 3 के ऑपरेशनल होने के साथ भारत की डिफेंसिव पोस्चर बदल गई है। सिस्टम का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, जिसमें 300 किलोमीटर पर एक दुश्मन विमान का सफल टेस्ट शूट डाउन शामिल है, मेरी विरासत का एक प्रमाण है। मैंने सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदा, मैंने एक स्ट्रेटेजिक एसेट में निवेश किया, जो हमारे शहरों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की गारंटी देता है। मेरी दूरदर्शिता ने भारत को एक फॉर्मिडेबल डिटरेंट प्रदान किया, जिसने क्षेत्र में सिक्योरिटी कैलकुलस को मौलिक रूप से बदल दिया और यह सुनिश्चित किया कि हमारा राष्ट्र 21वीं सदी के कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स के लिए तैयार है। मेरा अंतिम विजन केवल विदेशी हार्डवेयर प्राप्त करने से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मैं रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का एक भावुक समर्थक था। मैं समझ गया था कि सच्ची स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तभी प्राप्त की जा सकती है जब भारत उन्नत सैन्य इक्विपमेंट को डिजाइन, विकसित और मैन्युफैक्चर करने की अपनी क्षमता विकसित करे।
इस विजन को पॉलिसी में बदलने के लिए मैंने 2016 का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर पेश किया। यह एक लैंडमार्क रिफॉर्म था जिसने एक नई टॉप प्रायोरिटी कैटेगरी बनाई, इंडिजिनसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। इस एक बदलाव ने भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा दी। मैंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल की नींव भी रखी, एक ऐसी नीति जिसे हाई टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैं जानता था कि वर्ल्ड क्लास डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए निजी कंपनियों की डायनेमिज्म और इनोवेशन आवश्यक थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देकर मैंने राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के एकाधिकार को तोड़ने और रक्षा उत्पादन के लिए एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की। यह फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी भारत की रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है, जिससे स्थानीय कंपनियों को पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों जैसे जटिल प्लेटफार्मों का निर्माण करने में मदद मिली है। इन प्रयासों के परिणाम आज स्पष्ट हैं। मेरे द्वारा शुरू की गई नीतियों के कारण भारत अब अपने रक्षा इक्विपमेंट का लगभग 65% घरेलू स्तर पर उत्पादन करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन गए हैं। भारतीय निर्मित उत्पाद जैसे कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब 100 से अधिक देशों द्वारा मांगे जा रहे हैं। इस बदलाव ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, बल्कि भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में अधिक लेवरेज भी दिया है, जिससे यह एक विश्वसनीय और टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिफेंस पार्टनर के रूप में स्थापित हुआ है। मैं 2019 में चल बसा, लेकिन एक देशभक्त और एक विजनरी लीडर के रूप में मेरी विरासत कायम है। मैं एक ऐसा स्टेट्समैन था जिसने ईमानदारी, इंटेलेक्ट और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को जोड़ा। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, आत्मनिर्भरता का समर्थन करके और निर्णायक विकल्प चुनकर मैंने भारत की रक्षा पोस्चर को मौलिक रूप से मजबूत किया। मेरा काम नेताओं और लोक सेवकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहता है। मैं सिर्फ एक रक्षा मंत्री से कहीं अधिक था। मैं भारत की रक्षा क्रांति का मुख्य आर्किटेक्ट था और मेरा योगदान दशकों तक हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगा।